माता की मित्रों, नक्षत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आज विशाखा नक्षत्र की बातें करते हैं। विशाखा नक्षत्र के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसके कारकत्वों के बारे में, उससे संबंधित कामों के बारे में ये सब पाठ मेरे पोस्ट किए हुए। अगर ये सब चीज़ की जानकारी देनी है तो आप चैनल को व्यू कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। मतलब इस चैनल में आपको नक्षत्रों के विषय में इतना जानने को मिलेगा जितना शायद आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा और बाकी चैनलों में सुना भी नहीं होगा। और अगर है तो हो सकता है, मैं 100% श्योर तो नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे को इतना टाइम भी नहीं मिलता है कि यूट्यूब में सब ज्योतिषियों के चैनल खोल खोल के मैं सुनूं। लेकिन जहाँ तक जिन भी अच्छे ज्योतिषियों को मैं फॉलो करता हूँ या देखता भी हूँ तो उनमें नक्षत्रों के विषय में इतना नहीं है। हाँ, ग्रहों के विषय में, जन्म कुंडलियों के विषय में, अभ्यास वगैरह ये सब है और वो सब के भी पाठ मैं धीरे धीरे दे रहा हूँ। लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस नक्षत्रों के ऊपर है, कारण कि नक्षत्रों से सब कुछ हो रहा है। जितनी भी दूरी है, अंश है, दशा महादशा है, जन्म राशि है, मतलब सब कुछ नक्षत्रों के ऊपर डिपेंड है। लेकिन नक्षत्रों की जानकारी नहीं होके केवल भाव, ग्रह, राशि, दशा, वरक कुंडली ये सब की जानकारी का फल या उनकी सटीकता बगैर नक्षत्रों के पॉसिबल नहीं है। ये मेरा अपना मत है। आप लोग इसको किस तरह से स्वीकार करते हैं ये आप लोगों के ऊपर है। मेरा इतना ही कहना है कि आप नक्षत्रों को उनके साथ लगा के उसके बाद में प्रिडिक्शन करके देखिए आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। फिलहाल बात करता हूं मैं विशाखा नक्षत्र जिनका भी है उनके लिए कौन से ग्रह नक्षत्र शुभ है, कौन से समय का उनको ध्यान रखना है, क्या चीजों में, कौन से नक्षत्रों के विषय में जानकारी करने से रोज की दिनचर्या को हम लोग कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। मेरा जोर ज्यादा कर उसी पे रहता है क्योंकि कोई भी ग्रह हो, नक्षत्र हो, उनका फल अच्छा या बुरा जन्म कुंडली के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से हम लोगों को गोचर के द्वारा ही प्राप्त होता है। जो जन्म समय में जो ग्रह गोचरवश हम लोगों को मिले हैं, अगर सोचे कि उनके हिसाब से हम लोगों को फल मिलेगा, ये कभी नहीं होता है। उनका फल भी गोचरवश ही मिलता है। गोचर में जिस समय में जो ग्रह जिस स्थान में शुभ या अशुभ गोचर होते हैं, जिनका पाठ मेरा दिया हुआ है, उसी के अनुसार वो फलों की प्राप्ति हम लोगों को, जो अच्छी है या बुरी है, हम लोगों को मिलती है। और उसी के अनुरूप हम लोगों के जीवन में कुछ चेंज आएगा या नहीं आएगा, वो एक तो गोचर डिसाइड करते हैं, दूसरे हम लोगों के खुद के कर्म डिसाइड करते हैं। इससे हम लोग कुछ अच्छे काम करने लग गए, चाहे वो संगति की वजह से हो, चाहे माँ बाप के कहने की वजह से हो, चाहे हम लोग जहाँ शिक्षा ले रहे हैं उन गुरुओं की वजह से हो, तो फिर ऑटोमेटिक जो उस ज्ञान के कारक ग्रह है, जैसे गुरु है, सूर्य है, तो वो अगर हम लोगों के जन्म के समय में अगर खराब स्थानों के भी मालिक है, फिर भी वो अच्छे हो जाएंगे क्योंकि गोचरवश उनको फिर अच्छा फल देना पड़ेगा। हम लोग अपने कर्म उस तरह से कर रहे हैं। गोचरवश जो कर्म किए जाते हैं उनका फल भी गोचर में ही प्राप्त होता है। और जो फिक्स कर्म है, जो पहले से हम लोगों को प्रारब्धवश मिले हैं, उनका फल भी गोचरवश ही मिलता है, शुरू से ही नहीं मिलता है। जब गोचर में ग्रह आएंगे उसी अनुसार मिलेगा। तो आज बात करते हैं विशाखा नक्षत्र के लिए क्या शुभ है और क्या अशुभ है। आप जिनका भी विशाखा नक्षत्र है उनको इतना ध्यान रखना है, सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में, बुध श्रवण नक्षत्र में, मंगल चित्रा नक्षत्र में, गुरु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, शुक्र देव पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, शनि अश्लेषा नक्षत्र में, राहु और केतु पुष्य नक्षत्र में नहीं होने चाहिए। बाकी किसी भी नक्षत्र में हो, विशाखा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ग्रह पर्टिकुलर जो नक्षत्र बताए गए हैं उनमें नहीं होने चाहिए। अगर है, जो कि होते हैं, मतलब सूर्य, मंगल, बुध और सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र,
ये साल में इन नक्षत्रों में एक बार आएंगे ही आएंगे। इनका राशि परिवर्तन कोई साल, 1.5 साल या 6 महीना, 4 महीना नहीं रहता है, जल्दी चेंज होते हैं। तो उसके अनुसार वो साल में एक बार आ ही जाते हैं आपके नक्षत्र में। सब नक्षत्रों में भ्रमण इनका होते रहता है। तो जिस समय में भी ये इन नक्षत्रों में आएंगे तो आपको विशाखा नक्षत्र वालों को इन ग्रहों के कारकत्वों से संबंधित कुछ पीड़ा का अनुभव आपको करवाएंगे। उसके अलावा जो शनि है, गुरु है और राहु केतु है, कोई जरूरी नहीं है अपने इस नक्षत्र में आए, अगले साल भी आ सकते हैं। मतलब इनका कुछ लंबा एक ही राशि में प्लेसमेंट रहता है। जैसे गुरु एक राशि में आपको साल भर रहता है और एक राशि में 2.25 नक्षत्र रहते हैं, तो वो 2.25 नक्षत्र तक ही भ्रमण करेगा। उसके बाद में जब वो नेक्स्ट राशि में जाएगा तब वो फिर 2.25 नक्षत्र में भ्रमण करेगा। तो आपके हिसाब से इस नक्षत्र में आए नहीं आए कोई जरूरी नहीं है। वैसे ही शनि है 2.5 साल रहता है, राहु केतु है तो 1.5 साल रहता है, तो ये जल्दी नहीं आएंगे, लेकिन बाकी सब घूमते रहेंगे। विशाखा नक्षत्र वालों को विशेष ख्याल रखना है। विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु, मघा, मृगशिरा, कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी, इन नक्षत्रों में क्रूर और पाप ग्रह नहीं होने चाहिए, नहीं तो इन नक्षत्रों का भेद हो जाता है। क्रूर और पाप ग्रह में शनि, राहु केतु, सूर्य और मंगल आते हैं। इन नक्षत्रों में जब इनका गोचर होगा तो ये जो पीड़ा देंगे उससे कुछ ज्यादा पीड़ा ये नक्षत्रों में क्रूर ग्रहों का गोचर आपको देगा। लेकिन अगर शुभ ग्रह है तो वो पीड़ा का अनुभव इतना नहीं होगा, वो कई जगह शुभ भी होता है। उसके अलावा पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद, मघा, मूल, अश्विनी, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, आद्रा, स्वाति और शतभिषा, विशाखा वालों को ये इतने नक्षत्र शुभ है। नक्षत्र डेली चेंज होते हैं, डेली नक्षत्र एक आगे बढ़ जाता है और आपको आज का अपना प्रिडिक्शन करना है। इसीलिए मैंने ये पाठ चालू किया है कि आप अपना डेली का प्रिडिक्शन भी नोट करके रख सकते हैं। आज का आपको देखना है कि आपका दिन कैसे जाएगा, तो पहले तो आप ये नक्षत्र देख लीजिए। अगर इन नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र आज का है तो ये आपके लिए अच्छा है। ध्यान केवल इतना ही रखना है कि इन नक्षत्रों में भी क्रूर ग्रहों का गोचर नहीं होना चाहिए। अगर है तो उस दिन को थोड़ा आराम से निकाल दें, नेक्स्ट डे वो काम कर लीजिए, क्योंकि नक्षत्र तो डेली चेंज होते हैं, लेकिन वो क्रूर ग्रह जो इन नक्षत्रों में से किसी में है वो आगे वाले नक्षत्र में नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा। तो ऐसा ही इन नक्षत्रों का विशेष इफेक्ट होता है। विशाखा नक्षत्र को वेद करते हैं कृतिका, धनिष्ठा और अनुराधा। तो इन 3 नक्षत्रों का विशेष ख्याल रखना है आपको। कोई भी शुभ काम, कोई भी अच्छा काम जो आपके लिए अच्छा हो, चाहे स्टडी से संबंधित हो, चाहे बिजनेस से संबंधित हो, चाहे मांगलिक कार्य से संबंधित हो, चाहे आपके और कोई अच्छे काम से संबंधित जो परिवारों में होता है वो हो, तो ये नक्षत्रों में नहीं करना है। क्योंकि जिस दिन भी कृतिका, धनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्र होंगे उस दिन विशाखा नक्षत्र को वेद लग जाएगा। मतलब उसको वेद कर देंगे, वो बेन देंगे मतलब। तो उस नक्षत्र के लिए, आपके नक्षत्र के लिए ये तीनों नक्षत्र शुभ नहीं। उसके अलावा देखिए चंद्रमा 1, 3, 6, 7, 10, 11 जो प्रायकर मैं बताता हूं आपको, और बार बार बताने का कारण भी यही है कि आपको याद हो जाए ये चीज। यहां पे शुभ होता है आपकी जन्म राशि के हिसाब से, आपकी लगन कुंडली के हिसाब से नहीं, आपकी जन्म राशि के हिसाब से जो भी ग्रहों का शुभ गोचर होता है वो आपको अपनी जन्म राशि के हिसाब से देखना है। बाकी ग्रहों का भी शुभ गोचर अगर आपको पता करना है तो इस चैनल में वो पाठ भी मेरे पोस्ट किए हुए हैं, आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं। चंद्रमा का मैं इसलिए बताता हूँ, मोस्टली प्रायकर सब पाठों में बताता हूँ। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है। मतलब आपके
राशि के हिसाब से वो भाव परिवर्तन हो जाएगा। तो आपकी अगर राशि जो भी है उसके पहले भाव में अगर चंद्रमा है तो आपके लिए शुभ है, उसके बाद में तीसरे भाव में चंद्रमा होगा तो आपके लिए शुभ है, अगर दूसरे में है तो शुभ नहीं है। तो जिस दिन शुभ नहीं है उस दिन थोड़ा ध्यान रखिए, कोई नए काम से दूर रहिए। कोई भी नया काम जो लीक से हटके हो, जो आपकी रोजमर्रा की लाइफ जैसी चल रही है वो चल रही है, उसके अलावा कोई नई चीज आपको करनी है तो जब अशुभ गोचर हो चंद्रमा का तो नहीं करना चाहिए, उस दिन रुक जाइए, क्योंकि 2.25 दिन में वो स्थान चेंज कर लेगा तो 2 दिन बाद में कर लीजिए। इतना जब ध्यान आप रख लेंगे, इसको विशाखा नक्षत्र वालों को ये चीज नोट करके अपनी पॉकेट में रख लेनी चाहिए। और मेरा पाठ देने का कारण भी यही है, क्योंकि इनको लगा के हम लोग अपनी साल भर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं गोचर की, और इनके साथ अगर आप ग्रहों के शुभ गोचर भी लगा ले तो फिर आपको जन्मपत्री का अध्ययन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको उनके अनुसार अगर आप अपना डेली का दिनचर्या सेट करते हैं तो अशुभ फलों को जो प्राप्ति होती है, जो अशुभ फल मिलते हैं, उनके परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 10% आ जाएगा। वो दशा महादशा बहुत खराब चल रही है, किसी ग्रह का अशुभ गोचर चल रहा है, किसी का शुभ चल रहा है, लेकिन दशा महादशा की वजह से हम लोग पीड़ा भोग रहे हैं। अगर ये सब चीज का आपको पता है तो उस पीड़ा में न्यूनता आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके अनुसार अगर आप जीवन काटेंगे तो आपसे गलत कार्य होंगे ही नहीं। जब गलत कार्य होंगे ही नहीं तो फिर उस खराब महादशा या दशा या अंतरदशा का फल भी आपको नहीं मिलेगा। गोचर के जितने भी फल हम लोगों को प्रारब्ध के या प्रेजेंट वर्तमान लाइफ में जो खराब कर्म करने की वजह से जो मिलते हैं वो तो कम होंगे जो होंगे, उसके अलावा ये सब शुभ कार्य या शुभ समय में काम करने की वजह से आपको जितना इम्यून जितना स्ट्रांग होगा, जितना विल पावर आपका बढ़ेगा, तो वो जो प्रारब्ध के भोग है जिनको बोलते हैं फिक्स कर्म, वो जो भोगने हैं वो आराम से भोग सकते हैं हम लोग। क्योंकि किसी का भी दिनचर्या या किसी का भी जीवन एक ही जगह में फिक्स नहीं होता है, वो चलते रहता है। अगर उसके अनुसार हम लोग अपने आप को चेंज कर लें तो फिर उन फलों की जो गलत मिलने चाहिए उनकी प्राप्ति में बहुत कुछ कमी आ जाएगी, और जो अच्छे मिलने चाहिए उनकी प्राप्ति में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आ जाएगी। तो ये पाठ मेरा देने का कारण इतना ही था। हालांकि ये कैसे निकाला जाता है, किस तरह से इनका पता किया जा सकता है, वो सब तरीके, वो सब विधि नियम जो ज्योतिष के है वो पाठ मेरे पोस्ट किए हुए हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो तरीकों और उन विधियों को पता कर लें। और सबसे अच्छी बात, आप चैनल भी सुनें, लेकिन उसके साथ पुस्तकें भी अपने पास रखें, क्योंकि एनी टाइम तो आप चैनल सुन नहीं सकते, एनी टाइम आप चैनलों में बिजी भी नहीं रह सकते और रहना भी नहीं चाहिए। मैं भी यही बोलता हूँ कि एनी टाइम सोशल मीडिया में बिजी नहीं रहना चाहिए, उससे अपना चंद्रमा दूषित होता है। क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत कुछ गलत भी मिलता है सुनने को और बहुत कुछ सही भी मिलता है, तो फिर उसको कंपैरिजन करना अपनी बुद्धि के हिसाब से बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे कंपैरिजन करें? अपने पास पुस्तकें रखिए कि कौन सही बता रहा है और कौन गलत बता रहा है। उससे आराम से आप पता कर सकते हैं कि ये चैनल सही है और ये चैनल हवा में बातें कर रहा है, इसको खुद को भी कोई ज्ञान नहीं है। पाठ से संबंधित आपको कोई दिक्कत क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है मैंने कुछ गलत बता दिया हो सकता है यहाँ नोटिंग करने में कुछ गलत कर दिया हो। गलतियाँ सबसे होती है। अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि मैंने कुछ गलत लिख दिया, गलत बता दिया आपको, तो आप कमेंट करिए। अगर एक्चुअल में गलती है तो मैं उसमें सुधार करूँगा, और अगर नहीं है तो आपको गलत कैसे लगा उसको भी ठीक करने का आपको कोशिश करूँगा, जिससे आपका अपना दिमाग आगे डेवलप उस चीज़ के बारे में। तो ऐसा है मित्रों, मेरा बोलने का तरीका उसी तरह का है जिस तरह से नॉर्मल भाषा में हम लोग आपस में बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन हार्ड हिंदी के या संस्कृत के शब्द मैं चैनल में यूज नहीं करता। और मेरा ऐसा दिमाग है कि मैं इस तरह के श्लोक आपको दूं, इस तरह के वर्ड आपको बताऊं जिनको आपको समझने में परेशानी हो।
मैं उसी भाषा में बात करता हूँ जिस भाषा में हम लोग आपस में समझते हैं। तो पाठ से संबंधित कोई बात हो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उत्तर दूंगा आपको। और इसको आगे अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, जो कि हमारा चैनल चलाने का मकसद भी यही है कि साधारण भाषा में जितनी ज़्यादा अच्छी तरह से और पर्टिकुलर उस समय में, जो जितने समय का मैं वीडियो बनाता हूँ उस समय में आपको कितना ज़्यादा मैं समझा सकता हूँ वो समझाने का मैं कोशिश करता हूँ, जिससे आपका समय भी व्यर्थ नहीं हो और मेरा भी नहीं हो। वो आप समझिए, बाकी पाठों का भी आप अध्ययन कीजिए, क्योंकि नक्षत्रों का अध्ययन अगर आपने डीपली किया तो ग्रह, वरक कुंडली, ये सब का अध्ययन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नक्षत्रों के कारकत्वों का अध्ययन कर लिया तो ग्रहों के कारकत्व उसके साथ सेट करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। नक्षत्रों का अगर अध्ययन कर लिया तो जन्मपुत्री के भावों को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये मेरा अपना एक्सरसाइज है, आप इसको किस तरह से लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।